Hello students, this is part 12 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall cover these topics: area function and fundamental theorem of integral calculus. तो सबसे पहले हम सीखेंगे एरिया फंक्शन। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं और इस ग्राफ में एक शेडेड रीजन है। दिस रीजन इज बाउंडेड इन बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स and two vertical lines x is equal to a and x is equal to b and above x axis। तो x axis और ये दो वर्टिकल लाइंस जो x is equal to a और x is equal to b के द्वारा रिप्रेजेंटेड होती है, और जो कर्व है y is equal to fx, इसके बीच का जो शेडेड रीजन होता है इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में, ये जो शेडेड रीजन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। दिस इज इक्वल टू शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन होता है, यानी x इज इक्वल टू ए तो यहाँ हो रहा है और x इज इक्वल टू बी ये रहा। तो x इज इक्वल टू ए यहाँ से शुरू करते हुए x इज इक्वल टू बी तक एरिया अंडर द कर्व अबव x एक्सिस, वो जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब अगर मान लीजिए कि इसमें मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूँ x इज इक्वल टू एक्स, यानी x पर ले लिया मैंने पॉइंट, और मैं जो है इस रीजन को कंसिडर करता हूँ। सपोज ये जो रीजन दिख रहे हैं आप, ये जिसको मैं यहाँ येलो कलर्ड कर रहा हूँ, ये जो रीजन है इस रीजन का एरिया कंसिडर करता हूँ। तो इसका एरिया हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ये जो एरिया है, दिस एरिया जो यहाँ येलो कलर्ड कर दिया है, इट इज़ बिटवीन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू एक्स। इसके बीच में ये रीजन है, इसको सही हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ तक का पार्ट है। तो दिस रीजन, अब इसका जो ये जो एरिया है इसको हम कैसे लिखेंगे? ये a से लेकर x तक यदि हम इंटीग्रेशन करें, a से लेकर x तक इंटीग्रेशन करें तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a टू x, तो ये जो है ये हो जाएगा येलो शेडेड रीजन। एरिया ऑफ, ये तो था एरिया ऑफ शेडेड रीजन और ये था एरिया ऑफ येलो शेडेड रीजन, एरिया ऑफ येलो शेडेड रीजन। और इसका जो एरिया है ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। यदि मैं x की वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ तो ये शेडेड जो येलो शेडेड रीजन पोर्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और x की वैल्यू कम करता हूँ तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो एरिया है इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। तो इट इज डिनोटेड बाई ax एंड इट इज कॉल्ड एरिया फंक्शन। इसको बोलते हैं एरिया फंक्शन, क्योंकि इसमें जैसे जैसे मैं x की वैल्यू रखता जाऊंगा वैसे वैसे जो है ये जो शेडेड रीजन, येलो शेडेड रीजन है, ये कम ज़्यादा होता जाएगा। जैसे सपोज मैंने x की वैल्यू a रख दी तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है x वो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। तो ये जो एरिया फंक्शन है इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू a जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और अगर मैं यहाँ x की जगह, यदि इसमें x की जगह मैं b पुट कर देता हूँ तो ये जो है एंटायर a टू b एफ एक्स डी एक्स ही हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट शेडेड रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एरिया फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये तो है x इज इक्वल टू एक्स, और मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से शुरू करते हुए वर्टिकल लाइन में यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, और इसको जो है थोड़ी सी इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए बढ़ा दी मैंने, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है बिल्कुल इसके नज़दीक ड्रॉ करिए। मान लीजिए मैंने यहाँ बिल्कुल नज़दीक ड्रॉ करिए x प्लस डी एक्स पर। तो यहाँ जो ये शेडेड पोर्शन देखें, अगर मान लीजिए ये मैं जो अब हाईलाइट कर रहा हूँ इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एरिया तो यहाँ तक का a से लेकर x तक का जो पोर्शन येलो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया तो ax था, और मैं अगर इसमें ये वाला पोर्शन भी शामिल कर दूँ तो एरिया हो जाएगा x प्लस डी एक्स, क्योंकि x की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ तो इसमें येलो शेडेड पोर्शन प्लस ये जो न्यू क्रिएटेड जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो भी काउंट हो गई है। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इस एरिया को माइनस कर देता हूँ, तो ये जो बीच में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, लेट इट बी डिनोटेड बाई डी ए। इसको मैं डी ए से डिनोट कर देता हूँ।
और यदि मान लीजिए मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर देता हूँ तो x प्लस डी एक्स माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो इधर हो जाएगा हमारे पास डी ए बाई डी एक्स। तो डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ये कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें लिमिट यदि मैं मान लीजिए कि इसको x प्लस डेल एक्स लिखता और बाद में डेल एक्स टेंड्स टू 0 करता, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है वो हो गया ए डैश एक्स हो गया है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये रिप्रेजेंट करेगा डी ए बाई डी एक्स। अब ये डी ए बाई डी एक्स वास्तव में है क्या, तो इसमें सबसे पहले तो हम देखें कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक्स पर जो इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी एफ एक्स, और इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ है वो हो रही है डी एक्स। तो इसका जो एरिया है वो दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, यानी ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैं इस वाले पार्ट को मैं एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ, डी ए को मैं एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ। तो एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं और उसमें हम थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो हमने देखा था कि जो ए एक्स प्लस डी एक्स माइनस ए एक्स, ये जो पोर्शन है, ये जो मिडिल पोर्शन है, उसका जो एरिया ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये डी एक्स थिकनेस इतनी कम है कि इसकी जो हाइट में जो वेरिएशन है वो काफ़ी कम है, तो इसको हम रेक्टेंगल ही ले सकते हैं, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो हो गई एफ एक्स और ब्रेथ हो गई डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये डी ए के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो पोर्शन है इसको लिखूंगा मैं डी ए, इसको लिख देता हूँ डी ए, तो डी ए इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब डी एक्स को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, तो डी ए बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो ये डी ए बाई डी एक्स वास्तव में क्या है, ये एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव ही है, तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन विल बी इक्वल टू एफ एक्स, ये हम आसानी से कह सकते हैं। तो एक तो हमने देखा कि एरिया फंक्शन क्या होता है, एरिया फंक्शन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम एरिया फंक्शन ए एक्स कह रहे हैं। और यदि एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वापस हमें वो फंक्शन प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं हम। हमारे पास था एक तो एरिया फंक्शन, तो था ये हमारा एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया फंक्शन था, और हमने देखा कि जो ए एफ एक्स जो है वो वास्तव में ए डैश एक्स ही है, एफ एक्स की जगह मैं ए डैश एक्स लिख सकता हूँ यहाँ। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, तो एक तरह से हो क्या रहा है, ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसका हम एंटी डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, सिंपली एंटी डेरिवेटिव लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ए की वैल्यू इफ़ ए कितना है, 0 है, ए 0 है, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद हम आसानी से जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है उसको समझ सकते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, let f be a continuous function on the closed interval and let ax be the area function। जो हमने अभी भी डिफाइन किया, एरिया फंक्शन क्या था एक बार फिर से लिख लेते हैं। एरिया फंक्शन था a2x fx dx इज इक्वल टू एरिया फंक्शन, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ x। तो अगर ऐसा है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो fx होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab। ये तो अभी जस्ट हमने देखा है। इसके अलावा ये जो है, इसके बाद हमने इसके बाद एक तो ये था रिजल्ट हमारा कि a2x fx dx यदि एरिया फंक्शन ax है तो इसमें जो a डैश x है वो fx होता है। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो यदि मैं यहाँ पर fx की जगह ये रख देता हूँ तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि यहाँ पर ए जो है वो 0 है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a2x a डैश x dx क्या हो रहा है, ये हो रहा है ax माइनस a। सपोज यहाँ तो a 0 था इसलिए मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन है, मान लीजिए कि ये स्थिति है, ये a2x तक है हमारा, a2x तक ये आ रहा है, और यदि मान लीजिए मैं इसमें a से लेकर b तक का इंटीग्रेशन चाहिए, a से b तक का इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम किस तरह से करेंगे, a से b तक और a डैश
एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लिखेंगे ए से लेकर एक्स तक ए डैश एक्स डी एक्स। इसकी जो वैल्यू आ रही थी हमारी ये वाली, इससे हम निकाल सकते हैं कि ए टू बी एफ ये कंप्लीट कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा रब कर देते हैं और इसकी वैल्यू जो है हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि जो भी यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, इस x की जगह में क्या कर दिया मैंने, b सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो इधर राइट हैंड साइड में भी मैं क्या कर दूंगा, ये b सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ b कर देते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें वाले पार्ट में हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिजल्ट था उसमें अपर जो लिमिट है उसको मैं, इस अपर लिमिट को मैं, इस x को मैं b से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इधर भी ये b से रिप्लेस हो जाएगा और इधर ये a तो हमेशा, ये तो a 0 है ही, तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ। तो यहाँ हुआ क्या कि यहाँ जो भी फंक्शन है उसका मैं पहले एंटी डेरिवेटिव ले लेता हूँ। एंटी डेरिवेटिव लेने के बाद एंटी डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, क्योंकि ए डैश का एंटी डेरिवेटिव a है, क्योंकि इसका a का डेरिवेटिव a डैश है। तो पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ इंटीग्रेंड है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे। और फिर उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू हम एक तो अपर लिमिट पर निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू हम लोअर लिमिट पर निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस कर देंगे। तो ये तरीका हुआ। इसका मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए मुझे इसको इवेल्युएट करना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो स्मॉल एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम करते हैं। और उसके बाद में फिर ये जो अपर लिमिट जो है b, वो हम इस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले मैं f भी निकाल लूँगा, उसके बाद में लोअर लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो वैल्यू आती है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास नया तरीका हो गया। हालांकि हम जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वास्तव में एरिया अंडर द कर्व होता है अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की मदद से भी कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको इग्नोर कर देंगे और उनको यदि इग्नोर करते हुए हम देखेंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसा करते हैं वैसे हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके बाद में फिर जो भी एंटी डेरिवेटिव हमें मिल रहा है उस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू हम अपर लिमिट पर कैलकुलेट कर लेंगे और उसी एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोअर लिमिट पर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपस में उनको सेपरेट कर देंगे। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ एक टेक्निक जिसकी मदद से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को काम में लेकर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वो क्या कहती है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और एफ सपोज एंटी डेरिवेटिव है इसका एफ का। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स बी टू ए, यानी एफ बी माइनस एफ ए। यानी कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अभी हमने देखा कि ये जो है इसको हम इस तरह से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, ये वास्तव में डेफिनेट इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से कनेक्ट कर रही है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन indefinite integration and definite integration, and the relationship is described by the fundamental theorem of integral calculus, and with the help of this relationship we can easily find out the definite integration, value of definite integration हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फंडामेंटल थ्योरम को काम में लेकर करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। जैसे मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है कि 0 to π/4 sin 2x dx, ये हमें सोल्व करना है। तो चलिए इसको हम जो है नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। और इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व करने की टेक्निक ये है कि हम सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम करते आ रहे हैं, तो साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस 2x हो गया, क्योंकि 2x एक लीनियर फंक्शन है, उसको हम एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस 2x, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें जो एक्चुअल में फाइंड आउट करना था वो ये था,
जिसमें 0 से π/4 तक डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ प्लस सी है, तो यदि मैं यहाँ प्लस सी लिखता भी हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए प्लस सी लिख देता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू एक तो लोअर लिमिट पर और एक अपर लिमिट पर कैलकुलेट करूँगा। यानी कि x की वैल्यू जो है एक बार 0 रखूँगा, एक बार x की वैल्यू π/4 रखेंगे। ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू है ये। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यानी x की वैल्यू यदि हम π/4 रख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोस π/2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। और अगर मैं लोअर लिमिट रखता हूँ x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें जो c है, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, यहाँ नहीं, यहाँ वाला जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ वाला पार्ट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसमें हम जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और एंटी डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे तो प्लस सी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो कोस π/2 0 होता है, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। और यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, कोस 0 हाफ होता है, कोस 0 1 होता है तो 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2। तो इस तरह से जो है हम डेफिनेट इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब मुझे इसे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे सबसे पहले इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरीके से। तो कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स मॉडुलस में। और प्लस सी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ तो π/6 रख देंगे, एक बार रखेंगे x इक्वल टू π/4। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे हम इसमें, तो अपर लिमिट रखते हैं तो कोसेक π/4, तो कोसेक π/4 रखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा कोसेक π/4 यानी कि √2 और कोट π/4 यानी कि 1। इसी तरह से π/6 रखेंगे तो लोग कोसेक π/6 तो ये 2 और कोट π/6 यानी कि √3। ये हम वैल्यू ऐसे रख देंगे। तो ये तो हो गया लोग √2 - 1 माइनस लोग 2 माइनस √3। अब इसको हम log m माइनस n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 - 1/2 माइनस √3, इस तरह से। और चूंकि ये तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही है, इसलिए मॉडुलस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली हम जो डिनोमिनेटर होता है उसमें रेडिकल सिंबल नहीं रखते। तो इसका जो रेशनलाइज कर लेंगे, इसको 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 2 × 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 आ रहा है, एक तो 2 √2 और एक प्लस √6 आ रहा है और -2 -√3 आ रहा है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, और ये चौथा क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो तीसरा जो क्वेश्चन है, और इस तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। और जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको एक नेक्स्ट पेज पर ले ही लेते हैं। तो तीसरा देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो x² - 1 है, तो इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 1/x² - a²। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2a और log ऑफ x - a/x + a + c ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1/2a, तो a तो यहाँ पर दिख रहा है साफ ही कि x² - 1² है, तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 2a यानी 1/2। फिर हो गया log x - a यानी कि x - 1/x + 1 मॉडुलस में। और फिर हमें अपर लिमिट रखनी है और लोअर लिमिट रखनी है। तो ये पहले सबसे पहले 3, इसमें जो हाफ है इसको हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को हम इसमें बाहर ले सकते हैं, क्योंकि अपर लिमिट रखने पर भी हाफ आएगा और लोअर लिमिट रखने पर भी हाफ तो आना ही है, तो इस हाफ को हम बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x - 1/x + 1 मॉडुलस ऐसे।
हमेशा जो भी कांस्टेंट है उसको यहाँ से भी हम बाहर ले सकते हैं। और अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा log ऑफ 3 - 1 अपॉन 3 + 1 यानी 2/4 यानी कि हाफ हो गया। और यहाँ हो जाएगा जब 2 रखेंगे तो log ऑफ 1/3 हो गया। और अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये हो रहा है हाफ इंटू, इसको लिखेंगे 3/1 क्योंकि log m - log n तो log m/n हो जाता है। तो ये आंसर हो गया हाफ log 3/2 इस तरह से। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करना है। sin² x/2 - cos² x/2। तो यहाँ हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यदि अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos² x/2 - sin² x/2 दिस इज इक्वल टू cos x। ये cos x के इक्वल होता है, क्योंकि cos 2a जो है वो cos² a - sin² a होता है। तो cos² x/2 - sin² x/2 विल बी इक्वल टू cos x। ये आइडेंटिटी है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो पार्ट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो वास्तव में माइनस cos x है, और इसमें माइनस को बाहर ले लेंगे। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और फिर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब अपर लिमिट रखेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो ये हो जाएगा sin पाई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 0। और यदि मैं इसको पूरा इवेल्युएट करता हूँ तो ये भी 0 और ये भी 0 हो रहा है, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक खास बात जो ध्यान रखने योग्य है कि यदि हम जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, सपोज a to b f(x) dx ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो जो फंक्शन f है नीड्स टू बी वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, क्योंकि हमें a से b तक इंटीग्रेशन करना है। तो a से b तक पूरा जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रेंड है, ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, और इसके बीच में वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तभी हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3x इंटू x² - 1 रेज़ टू द पावर हाफ dx, मान लीजिए ये है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पर ये जो fx है, इसको मैं fx कह देता हूँ, x इंटू x² - 1 रेज़ टू द पावर हाफ। ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट डिफाइन व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी -1 और 1 के बीच में कोई नंबर है यदि x, तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसके बीच में है, अगर इस इंटरवल के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में जो x² है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में फिर x² - 1 लेस देन 0 हो जाएगा। और x² - 1 यदि नेगेटिव हो गया, जैसे कि यहाँ x² - लेस देन 0 का मतलब x² - 1 नेगेटिव हो गया, तो फिर यहाँ x² - 1 की पावर हाफ, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि x² - 1 यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये नॉट डिफाइन हो गया। तो ये फंक्शन जो है वो -1 से लेकर 1 तक के जो इंटरवल है उसमें नॉट डिफाइन है। और ये जो इंटरवल हमें दे रखा है -2 से लेकर 3 तक, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट करना है। और ये जो -1 है और ये 1 है, ये इसके बीच में आ रहा है। इस जो हमें इंटरवल दे रखा है a से b तक, यानी कि -2 से 3 तक जो इंटरवल दे रखा है उसमें ये इंटरवल आ रहा है -1 to 1, और उस इंटरवल में ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इंटीग्रल विल नॉट बी डिफाइंड, वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस इंटीग्रल। तो एरर है ये। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई फंक्शन है जिस इंटरवल पर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस पूरे इंटरवल में फंक्शन को वेल डिफाइन होना जरूरी है, और उसमें उसका कंटिन्यूस होना भी जरूरी है। अगर वो डिसकंटिन्यूस है या वेल डिफाइन नहीं है तो हम उसमें उस इंटरवल में हम ये इवेल्युएट नहीं कर सकते। लेकिन यदि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो डिफाइन नहीं है, जैसे मान लीजिए कि a to b f(x) dx है, और केवल एक पॉइंट है बीच में c पर वो नॉट डिफाइन है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर कैसे करेंगे? उसकी तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए कि a to b f(x) dx ये मुझे इवेल्युएट करना है, और इट इज गिवन कि थ्रू आउट द इंटरवल a to b फंक्शन इज
वेल डिफाइन, लेकिन जो पॉइंट सी पर ये नॉट डिफाइन है। सपोज एफ सी इज नॉट डिफाइन, एफ सी नॉट डिफाइन, बट यदि मैं ये कैलकुलेट करता हूं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये कैलकुलेट करता हूं सी पर जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, लेट अस सपोज इट इज डिफाइन, यानी इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, एक्स इक्वल टू सी पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट सी इज नॉट डिफाइन। तो फिर हम कैसे करेंगे? और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे इंटरवल में। ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी इसके अंदर कहीं ना कोई पॉइंट है, वहां पर ये नॉट डिफाइन है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया जहां नॉट डिफाइन है, लेकिन वहां उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दो में ब्रेक कर देंगे। हम इसको ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और फिर हम सी से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर कहीं ना कहीं तक जा रहा होगा, सी पर नॉट डिफाइन है, और फिर बाद में हो सकता है ऐसी स्थिति हो और ये इस तरह की स्थिति आ रही हो, और ये x इज इक्वल टू ए है और ये सपोज x इज इक्वल टू बी है, और यहाँ बीच में कोई पॉइंट है c जहाँ पर ये एफ सी तो नॉट डिफाइन है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ऐसी स्थिति है। तो वहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि एरिया जो टोटल एरिया निकलेगा वो यहाँ से ए से सी तक और सी से लेकर बी तक का जो एरिया है अलग अलग निकाल करके हम सम कर देंगे। और जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर सी और ए, और इसी तरह से यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे ए टू सी, यहाँ पर ये है कि इसका जो इंटीग्रल है वो सी पर नॉट डिफाइन है, इंटीग्रल सी पर नॉट डिफाइन है, ऐसी स्थिति आ जाती है बहुत बार। एफ एक्स नहीं, इसका जो इंटीग्रल है, इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो नॉट डिफाइन है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैं एफ सी, अब ये एफ सी जो कैलकुलेट करूंगा वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूंगा एक्स इज इक्वल टू सी पर, इस कैपिटल एफ एक्स की। यहाँ तो ये डिफाइन है ही, इसी तरह से फिर मैं यहाँ पर भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूंगा इसकी, एक्स इज इक्वल टू सी पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूंगा। ये तो है ए टू सी और ये है सी टू बी, ये सी टू बी है, तो यहाँ एफ बी माइनस, ये तो एफ बी तो डायरेक्ट हो जाएगा, और ये माइनस लिमिटिंग वैल्यू एफ सी पर निकालूंगा। और ये जो वैल्यू होती है ये चूंकि डिफाइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और वैल्यू आसानी से निकल जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉट डिफाइन है, वहाँ लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो ये तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो अगर आते हैं तो कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम देखेंगे। अदरवाइज अगर वो मान लीजिए कि पूरा एक इंटरवल ही है बीच के अंदर जिस पर वो नॉट डिफाइन है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, तो वहाँ पर ये जो इंटीग्रल है वो नॉट डिफाइन होगा, डायरेक्ट हम कह सकते हैं। और अदरवाइज हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपने देखा, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हम अप्लाई करेंगे। हम जो गिवन फंक्शन है पहले उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, और उस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू अपर लिमिट पर और लोअर लिमिट पर फाइंड आउट करके हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, और इस तरह से हम आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Thanks for watching this video.